राहुल गांधी ने कल इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए उसमें आज वो एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज वो बेंगलुरु में रैली करने पहुंच गए और उसी रैली में ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। इसमें भी राहुल गांधी ने लॉजिक ये दिया कि लोकसभा में 25 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी 35,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। ये 25 सीटें बीजेपी ने न जीती होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते। यानी राहुल गांधी के हिसाब से कम मार्जिन से जीती गई सीटों पर हेराफेरी की गई है। लेकिन उनका एक बेसिक लॉजिक यहीं पे ध्वस्त हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर अगर हेराफेरी करते हैं तो अपनी सीटें 240 क्यों रखी? 260, 270, 272 तो कम से कम क्रॉस कर लेते। 240 क्यों किए? मजा करने के लिए कि नहीं, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन कम मार्जिन से कई सीटों को जीतने की अगर बात यह दिखाती है कि धांधली हुई है तो भाई कम मार्जिन से तो कई सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी। क्या उसमें भी हेराफेरी हुई थी? इन सीटों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए क्या क्या ऊटपटांग लॉजिक देने पर आ गए हैं। फिर मैं आपको फैक्ट्स और सच बताऊंगा, क्योंकि यह मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं रह गया बॉस। यह देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राहुल गांधी उसमें गड्ढा कर रहे हैं, उसको खोद दे रहे हैं कि लोग चुनाव पर विश्वास करना भूल जाएं। पहले ईवीएम वाला नहीं चला, अब ये नया लाएं, और इसलिए आपको फैक्ट देखने चाहिए। पहले राहुल गांधी को सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी का बेसिक लॉजिक जो है ना, उसको पकड़ते चलिए और फैक्ट समझते चलिए। कह रहे हैं कम मार्जिन है तो वोटों में धांधली होगी। ये राहुल गांधी कौन सा नया फॉर्मूला निकाल कर लाएगा? लेकिन अगर चलिए थोड़ी देर के लिए, अब इतनी मेहनत की है 6 महीने और कुछ लाए हैं निकाल के, एटम बम बता रहे हैं, तो एटम बम का हरा तार, नीला तार, कोई तार जो फिल्मों में बम का काटते हैं वैसे काटने के लिए फैक्ट होना चाहिए ना, कैंची होनी चाहिए फैक्ट की। तो अगर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के आरोप को सच मान लिया जाए तो राहुल गांधी बॉस अपने आरोप में फंस जाएंगे। क्योंकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो राहुल गांधी की यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस चुनाव में 2009 की बात कर रहा हूं, 54 सीटें ऐसी थीं जो 10,000 के भी कम अंतर से जीती गई और इनमें से 21 सीट कांग्रेस जीती थी, 17 सीट बीजेपी जीती थी। यानी चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते जाते रहे हैं। अगर कम मार्जिन से जीत का मतलब होता है चुनाव में धांधली होना, तो क्या 2009 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो धांधली कर रही थी? क्या मतलब हुआ भाई कि कम मार्जिन से जीते तो वोट चोरी हो गया? खुद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता बहुत कम मार्जिन से जीते थे। जैसे केरल की आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के अदूर प्रकाश मात्र 684 वोट से जीते थे। 684, 1000 वोट से भी का भी अंतर नहीं था। चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वो वोट चोरी नहीं मानी जाएगी, या मानी जाएगी? राहुल गांधी बताएं। कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मात्र 2504 वोट के अंतर से जीते। तो क्या कोई धांधली करके जीते क्या? लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद सिर्फ 2647 वोट से जीते। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? वहां वोटों की चोरी करवाई थी इन्होंने। पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया 3242 वोट से जीते थे। यह जीत नहीं काउंट होगी क्योंकि 3000 वोट का अंतर है। राहुल गांधी तो 25,000, 35,000 वोट के मार्जिन को कह दे रहे हैं कि यह कोई मार्जिन हुआ, इसका मतलब धांधली हुई है। तो ये 2600, 500 और 2500 इतने मार्जिन को क्या कहेंगे फिर? राहुल गांधी क्लोज मार्जिन से मिली हार को धांधली बताने लगते हैं। इसी फॉर्मूले से उन्होंने हरियाणा में हुए 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया था कि वहां भी वोट चोरी हुई, क्योंकि कांग्रेस 8 सीटें सिर्फ 22,789 वोट से हार गई थी। लेकिन यहां भी अगर तर्क यह है कि कम मार्जिन से हार गए तो भाई यहां पे घपला हुआ, तो राहुल गांधी को हिमाचल का उदाहरण देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में है। हिमाचल में कांग्रेस भी सरकार बनाई लेकिन क्लोज मार्जिन से बनी। मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जरा इसको देखिए और समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या अगर उसका कोई सिर पैर होता तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था?
इसको आपको समझना चाहिए। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको बता रहा हूं, 2022। कुल सीट कितनी है हिमाचल में? कुल सीट हिमाचल प्रदेश में है 68। कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस को मिली 40। और कुल वोट कितने मिले कांग्रेस को? कुल वोट अगर आप देखिएगा, कांग्रेस को कितने मिले भाई? कांग्रेस को मिले 18,52,504 वोट। ठीक है, ये कांग्रेस को वोट मिले। बीजेपी को कितनी सीट मिली भाई? बीजेपी को सीट मिली 25। ठीक है, और बीजेपी को वोट कितने मिले? 18,14,000 और 530 वोट ये बीजेपी को मिले। कुल वोट का अंतर कितना है? कुल वोट का अंतर अगर आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर 37,974 वोट का अंतर है। मात्र 37,974 वोट से कांग्रेस को 15 सीट ज्यादा आई बॉस। तो क्या राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से अगर हरियाणा में 22,000 24,000 वोट का अंतर था तो बीजेपी सरकार कैसे बना ले गई? वोट चोरी हो गया। तो हिमाचल में कांग्रेस ने वोट चोरी किया है क्या भाई? 37,974 वोट से बीजेपी पीछे रही और 15 सीट हार गई। तो राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो वहां वोट की चोरी हुई होगी हरियाणा की तरह। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे लॉजिक से राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी उसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे अडानी अंबानी बोलते रहो, अडानी अंबानी बोलते रहो, राफेल में चोरी हुई बोलते रहो, बोलते रहो। राहुल गांधी को लगता है कि बिना फैक्ट के बार बार बोल देने से लोगों के कान में बात जाएगी और मन में घुस जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे। इन पांचों का आपको फैक्ट से जवाब दूंगा, लेकिन पहले सुनिए एक बार राहुल गांधी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए उसमें सबसे पहला सवाल यह था कि चुनाव आयोग उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। आज चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वही आरोप दोहरा रहे हैं जो उनके नेता कमलनाथ साल 2018 में लगा चुके हैं और उस आरोप को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2018 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट वेबसाइट का डेटा दिखाकर आरोप लगाया गया था कि इलेक्टोरल रोल में एक ही चेहरा 36 वोटर्स के नाम पर दिख रहा है, जबकि यह सच ये था कि यह गलती 4 महीने पहले ही ठीक की जा चुकी थी और उसकी कॉपी पार्टी को ऑलरेडी दी गई थी। लेकिन इसी आधार पर इलेक्टोरल रोल को सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा गया था। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की अर्जी खारिज कर दी थी। पाठशाला में भी हम आपको यह बता चुके हैं कि कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन मैनुअल के मुताबिक डेटा दिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल्स को इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिक डोमेन में डाला है। कोर्ट ने तब कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को सर्चेबल फॉर्मेट्स में लिस्ट चाहिए तो वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़े। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे। चुनाव आयोग का कहना है कि लीगल प्रोसेस अपनाने की बजाय राहुल गांधी सिर्फ सनसनी फैला रहे, जबकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है। राहुल गांधी उसे फॉलो ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी को या तो शपथ पत्र देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जैसा वो हर बार करते हैं। उल्टे वो चुनाव आयोग को धमकाने में लग गए। एक बार राहुल गांधी की वो बात सुनिए, फिर सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसका सच बताता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। राहुल गांधी ने एक आरोप यह भी लगाया कि चुनाव आयोग पोलिंग से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर रहा है।
राहुल गांधी के इस आरोप पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि किसी भी तरह की आशंका होने पर कोई भी कैंडिडेट 45 दिन के अंदर संबंधित हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है। यह नियम है। अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है तो उस सीट से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करके रख लिया जाता है। ऐसा नहीं होने पर सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करने का कोई उद्देश्य नहीं। भाई आपको कोई गलती 45 दिन में नहीं दिख रही है तो सालों साल थोड़ी सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करके रखा जाएगा। इससे सिर्फ वोटर्स की प्राइवेसी के उल्लंघन का खतरा रहता है। आगे चुनाव आयोग ने उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशंस की सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू किया जाए तो इसमें 1 लाख दिन लग जाएंगे, यानी करीब 273 साल लग जाएंगे और कोई कानूनी नतीजा भी संभव नहीं हो। तो अगर राहुल गांधी को इतना सीसीटीवी फुटेज देखने का शौक है तो भाई 45 दिन के अंदर हर चुनाव के बाद मौका होता है, आप चले जाते हैं हाईकोर्ट, कहते कि नहीं हमको सीसीटीवी फुटेज दिखलवाइए। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप इस आधार पर लगा रहे हैं कि कहीं डुप्लीकेट वोटर हैं, कहीं इनवैलिड एड्रेस हैं, कहीं एक ही एड्रेस पर कई वोटर हैं, कहीं नए वोटर के लिए फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ है। राहुल गांधी ने 5 तरीकों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा की महादेवपुरा विधानसभा का केस बताया था। राहुल गांधी का दावा है कि इस विधानसभा में जब उनकी टीम ने 6 महीने जांच की तो 11,965 डुप्लीकेट वोटर मिले, 40,009 फर्जी इनवैलिड पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर्स एक ही पते पर रजिस्टर मिले, 4,132 वोटर इनवैलिड फोटो के साथ लिस्ट में जोड़े गए, 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करते पाए गए। ऐसा करके बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर 1,250 वोट चोरी कर लिए, लेकिन डुप्लीकेट वोटर, एक ही पते पर कई वोटर, ये सब वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ही तो एसआईआर हो रहा है बॉस। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई कोई यहां का वोटर है, कल को काम करने कहीं और चला जाता है, उसका वहां वोटर लिस्ट में नाम आ गया, यहां वाला हटवाया नहीं तो डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम तो होगा ही। यही तो वो बिहार में ठीक कर रहे हैं बॉस। फर्जी लोगों को हटा रहे हैं, जो मर गए उनका नाम हटा रहे हैं। तो राहुल गांधी को बिहार में दिक्कत है, कर्नाटक में कह रहे हैं ये क्यों कर दिया। राहुल गांधी ने कल वोट चोरी के दावे को सही साबित करने के लिए 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोट चोरी के दावे को सही साबित करने के कई उदाहरण दिए। जैसे पहला, राहुल गांधी ने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगह वोटर लिस्ट में मिला है। दूसरा, राहुल गांधी ने बेंगलुरु के एक छोटे से घर में 80 वोटर होने का दावा किया। तीसरा, राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनकी तस्वीर या तो बहुत छोटी छोटी है या फिर तस्वीर है ही नहीं। इन तीनों दावों का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी टीम ने राहुल गांधी के दावों की सच्चाई जानने के लिए इनका फैक्ट चेक किया। आदित्य श्रीवास्तव के 4 वोटर आईडी कार्ड के दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम मुंबई में उस जगह भी पहुंची जहां आदित्य श्रीवास्तव कभी रहते थे, और लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के घर भी हमारे सहयोगी पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव से फोन पर बात हुई तो राहुल गांधी के आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आ गई। आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके पेरेंट्स लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ में 2009 में वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया था, उन्होंने खुद माना। इसके बाद 2017 या 2018 में आदित्य मुंबई शिफ्ट हुए और लखनऊ का वोटर आईडी कार्ड वहीं ट्रांसफर करवाया। 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर वोटर आईडी कार्ड को बेंगलुरु शिफ्ट करवाया और अभी बेंगलुरु में रह रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर उनकी निजी जानकारी पब्लिक करने का आरोप लगाया। लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के पड़ोसियों ने भी बताया कि वो अभी लखनऊ में नहीं रहते हैं, यानी वो जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया, तो उनका 3 जगह नाम दिख गया। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया कि बाप रे बाप, ये तो पूरे देश में लग रहा है इकलौता मामला होगा। कितने ही लोग ये देखने के बाद खुद कह रहे हैं कि भाई हमारा भी वहां का था, हम यहां आके अपना बनवा लिए, उसके बाद वो हटाए नहीं हटवाए पता नहीं, याद नहीं हटाए कि नहीं हटाए। खैर, राहुल गांधी का एक बार दावा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था और लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के पड़ोसियों ने हमें क्या बताया। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। अंकल, आप जानते होंगे श्रीवास्तव फैमिली को, ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ तो ये मुझसे पहले से रह रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ 2000 में, और ये इन्होंने हमसे पहले थोड़ा बनवा लिया था। अच्छा। तो अभी कौन कौन रहता है इनके घर में? अब इस समय तो मेरी समझ में उनकी मिसेज ही रह गई थी, वो तो एक्सपायर हो गए भी 1 महीना पहले। अच्छा। हाँ।
और जो आदित्य का नाम है, आदित्य हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो अब मुझे इस समय पता नहीं बंगलौर में है या कहाँ है, यही सब सुनते रहते हैं। कहीं बच्चों से आजकल कहीं किसी की मुलाकात होती है? लेकिन लखनऊ में नहीं रहते हैं वो। ना लखनऊ में नहीं, वो ही एम्प्लॉयड सब। यानी सीधा सीधा केस ये दिख रहा है कि कोई आदमी काम के लिए इधर से उधर शिफ्ट हुआ, उसने अपना वोटर आईडी वहां भी बनवा लिया, यहां हटा या नहीं हटा उसने ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि एक घर में 80-80 वोटर्स मिल गए, लेकिन बेंगलुरु के इस घर के मकान मालिक ने राहुल गांधी के दावों को झूठा बताया। कहा कि इस मकान में अलग अलग समय में रहने वाले किराएदारों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, जो अब वहां से चले गए, जिनमें से कोई गार्ड की नौकरी करता था, कोई दूसरी नौकरी करता था, वहां से चला गया। राहुल गांधी ने इस घर को लेकर क्या दावा किया और घर के मालिक और इस घर में अभी रहने वाले किराएदार क्या बता रहे हैं, आप भी सुनिए। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। बूथ नंबर 366, थोड़ा इसमें जूम इन करो, 46 वोटर्स, ऑल फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, लिविंग इन अ सिंगल बेडरूम हाउस, एंड व्हेन वी गो देयर दे डोंट एग्जिस्ट। Zoom out. So that's a single bedroom, 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. We are at the house number 35 at Munirapi Garden at Mahadevapura Assembly constituency, where Rahul Gandhi has alleged that in this 10 by 15 square feet house belongs to Jairam Reddy, who is Rahul Gandhi has alleged is a BJP worker, and they claims that 80 voters have been listed from this particular property. तो अभी क्या आप जो राहुल गांधी ने एलिगेशन किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वो जो झूठ बोल रहा, वो झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ बोल रहा। एड्रेस दिया है उन्होंने, एड्रेस दिया है। इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ? इल्ला आप डिनाई कर रहे हैं पूरा। There you see Mr. Jairam Reddy, he claims that he though votes for BJP but is not a BJP party worker. ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपंकर सरकार। दीपंकर सरकार। ये आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 1 महीना हुआ इधर आया। क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी। राहुल गांधी ने जो बोला सुना आपने? हाँ, मैं तो सुना, कल से ही तो पता चला ऐसा ऐसा। फिर क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? कैसे ये छोटा सा रूम में कैसे 80 लोग रह सकता है? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि कई वोटर्स की फोटो वोटर लिस्ट में या तो है नहीं, या फिर इतनी छोटी फोटो है कि पहचान में नहीं आ रही। इसमें जिन नामों का राहुल गांधी ने जिक्र किया, उनमें से एक परिवार ने सामने आकर राहुल गांधी के आरोपों का सच बता दिया। यह तस्वीर उसी परिवार की है जिसने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाए, और उनके वोटर आईडी कार्ड में तस्वीर भी बड़ी और क्लियर नजर आ रही। सुनिए ऐसे वोटर्स पर राहुल गांधी ने क्या कहा था और क्या सच सामने आया। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। यानी राहुल गांधी ने जो कथित खुलासे किए, उसमें यह भी दिखाया कि कई वोटर्स के एड्रेस पर मकान नंबर 0 लिखा हुआ है, और राहुल गांधी ने इसे लेकर मजाक उड़ाया, इसे एक तरह की धांधली बताया। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट है रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, जहां से सोनिया गांधी जीतती रही हैं, जहां से पूरा गांधी परिवार दशकों से जीतता रहा है। उस रायबरेली सीट का सच क्या है? हमने राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर यही वाला एटम बम फोड़ा तो क्या मिला, वो दिखाऊंगा। पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए। हाउस नंबर 0। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये तो फर्जी है, और उन्होंने ये भी मान लिया कि ये वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन,
उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज्ड और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये। इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है, जैसे सुशीला देवी मकान नंबर 0, कनकलता मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा है। ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस। बीरन सिंह यादव मकान नंबर 0, विकास यादव मकान नंबर 0, सुमन मकान नंबर 0, गीता मकान नंबर 0, संदीप मकान नंबर 0। ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दिए हैं, जिसमें मकान नंबर 0 लिखा है। अब अगर राहुल गांधी का लॉजिक यही है कि मकान नंबर 0 है, इसका मतलब ये फर्जी वोट है और फर्जी वोट से वही जीतता है जो वहां का विनर है, उसी को वोट पड़ा है, ये कंफर्म है। तो रायबरेली से गांधी परिवार के अलावा तो कोई जीतता नहीं। सालों से वही जीत रहे हैं, पहले सोनिया गांधी जीतती रही, अब राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या राहुल गांधी के लॉजिक से? क्योंकि वहां भी भर भर के वोट मकान संख्या 0 दिख रहा है। इसी तरह राहुल गांधी ने यह कहा था कि एक मकान में इतने ज्यादा वोटर्स कैसे हैं। राहुल गांधी ने इसे भी वोट की चोरी का तरीका बताया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली की विधानसभा रायबरेली में एक एड्रेस पर कई कई लोग रह रहे हैं। जैसे एक बूथ में मकान संख्या 80, इसमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह किसी और बूथ में मकान संख्या 4, इसमें 18 लोगों के नाम मिल गए हमको। इसी तरह मकान संख्या 8 एक दूसरे बूथ में मिली, इसमें 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब यह जांच का विषय हो सकता है कि मकान नंबर 0 कैसे हो गया, या फिर एक एड्रेस पर इतने ढेर सारे लोग कैसे रह सकते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई SIR होने दो, ये सारी कमियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर मकान संख्या 0 होने का मतलब, एक मकान पे ज्यादा लोगों के निकलने का मतलब यह है कि चुनाव में धांधली हो रही है राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से, तो फिर वो लॉजिक तो रायबरेली पे भी लगेगा। इसका मतलब गांधी परिवार रायबरेली में क्या धांधली करके चुनाव जीतता रहा है राहुल गांधी जी? चुनाव आयोग से मिली भगत करके चुनाव जीतता रहा है क्या? यह राहुल गांधी को बताना चाहिए। लेकिन जिस चीज को वो धांधली का सबूत बता रहे हैं, वो एक्चुअली वही प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने का SIR में प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग। वोटर वोट देने गया भी या नहीं, अगर कोई गया तो उसने किसको वोट दिया, यह सब कुछ नहीं पता राहुल गांधी को। मकान संख्या 0 मतलब बीजेपी को वोट पड़ा होगा। एक घर पे ज्यादा वोटर मतलब ये तो धांधली हो गई। यह बहुत आम बात है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम घटाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, गलत एंट्री या दूसरे नाम हटाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल रोल बनाना एक बहुत बड़ी फिजिकल प्रक्रिया है, उसमें गड़बड़ियां होती हैं जिसमें लगातार सुधार होता है। राहुल गांधी खुद इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी यह बात साफ साफ पता होगी कि इलेक्टोरल रोल की एंट्री में गड़बड़ी हो जाती है और उसे ही ठीक करने के लिए समय समय पर रिवीजन होता है। जहां तक मकान नंबर 0 होने की बात है, तो सिर्फ एक जगह नहीं, देश में कई जगहों पर वोटर लिस्ट में ऐसा दिख जाता है, और गांव में खासकर ऐसा होता है जहां कभी कभी मकान नंबर का अता पता नहीं होता। भाई गांव में मकान नंबर होना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। बिहार के गांव में तो ऐसे वोटर्स आपको मिल जाएंगे जिनके वोटर कार्ड में हाउस नंबर का जिक्र नहीं है। मैं आपको बिहार के वोटर से मिलवाता हूं जो सामने खड़े हैं अपना वोटर आईडी लेकर और कह रहे हैं कि भाई मेरा हाउस नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है क्या वोटर? देखिए आप, वोटर कार्ड में मकान संख्या की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं। सीतामढ़ी के पास ये गांव है जहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कई ग्रामीण हैं। हम एक बार यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर आई कार्ड में क्या मकान संख्या होता है या नहीं। एक शख्स है, इनके मोबाइल में ये वोटर कार्ड दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए। इसमें देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, निर्वाचक का नाम है, उनके पिता का नाम है, ये चीज़ें लिखी हुई है। मकान संख्या इसमें वोटर कार्ड में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए, बिना किसी मकान संख्या के ये वोटर कार्ड है।
आप लोग के वोटर कार्ड में मकान संख्या नहीं है? नहीं है, हाँ? नहीं है। कोई संख्या नहीं दिया गया? कोई संख्या नहीं है। अच्छा, पंचायत में सर किसी का पास नहीं है मकान संख्या। गांव में मकान संख्या नहीं दिया गया? हाँ जी, किसी को नहीं दिया। किसी के पास नहीं है मकान संख्या। अब आप देख रहे हैं ग्रामीण लोग कह रहे हैं भाई नहीं है मकान संख्या, जबरदस्ती लिख दे मकान संख्या, तो उसके आगे किसी ने 0 लिख दिया होगा, किसी ने डैश लिख दिया होगा। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर कैसे कंफ्यूजन फैला रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है, दूसरी तरफ जब बिहार में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन के साथ काम हो रहा है तो राहुल गांधी को उससे भी दिक्कत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर तो एक सोची समझी चोरी है। राहुल गांधी लगातार यह भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन आप पहले यह भी देखिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और फिर आपको दिखाता हूं अमित शाह ने क्या जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। दूसरे तरीके पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन इनको पता है कि कोई दूसरा तरीका भी है, और वो ईवीएम वाले इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। राहुल गांधी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त से आई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर कोई आपत्ति अब तक नहीं दर्ज कराई गई। बिहार की वोटर लिस्ट का डेटा सभी पार्टियों से शेयर किया गया है। राहुल गांधी चाहें तो अपनी टीम को लगा दें उसमें गड़बड़ियां तलाशने में, लेकिन 1 अगस्त से 8 अगस्त हो गई, अभी तक कांग्रेस या इंडी गठबंधन की तरफ से 0 आपत्ति दर्ज कराई गई। आज बिहार पहुंचे अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर इसे लेकर जबरदस्त अटैक किया। सुनिए अमित शाह को। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। पाठशाला में आपको हमने फैक्ट्स के साथ इसलिए बताया क्योंकि बॉस एक चीज याद रखिए, ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई की बात नहीं है बॉस। राहुल गांधी जब कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी डेड है, वो देश की नींव हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जब इस तरह के मतलब बिना सिर पैर वाले फैक्ट्स रखते हैं और उस पर छाती ठोक के कहने लगते हैं कि यार वोट चोरी हो गया, हमने पकड़ लिया, बॉस वो लोकतंत्र की नींव खोद रहे हैं। आज मोदी पीएम है, कल को कोई और बन जाएगा, शायद राहुल गांधी कभी बन जाए, लेकिन इस तरह से आप नींव हिला देंगे, इस देश को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, बॉस हम तो नहीं होने देंगे। पाठशाला फैक्ट होंगे तो हम ताल ठोक के दिखाएंगे कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, लेकिन बॉस आप जो कह रहे हैं उसका फैक्ट रख रहे हैं बॉस, और उसमें दम नहीं दिख रहा, कैसे बोलते हैं। खैर, पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आज आपको दिखाता हूं ट्रंप के चेहरे पर बजे 12। 24 घंटे में चीन, रूस, ब्राजील, इजराइल सब टीम मोदी से खेलने आ गए। जिनपिंग की पुतिन से बात, फिर पुतिन ने मोदी को फोन घुमाया, ट्रंप का डब्बा गोल करने वाला प्लान तैयार। ट्रंप कर रहे भिखारी पाकिस्तान का इंतजार, उधर चीन ने पीएम मोदी के वेलकम के लिए गजब ऐलान कर दिया। इधर भारत रूस चीन की दोस्ती, उधर अमेरिका में बढ़ गई महंगाई, दादागिरी करते अमेरिका के सुर बदलने लगे हैं क्या? अब इसका चैप्टर खोलता हूं। भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिरते जा रहे हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनने लगा है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी ट्रंप के खिलाफ 4 देशों की चौकड़ी इकट्ठा होने लगी, जिससे ट्रंप का डब्बा गोल होने वाला है। आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। टैरिफ के खिलाफ चीन ने भारत का समर्थन कर दिया। पीएम मोदी खुद चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत आ सकते हैं।
भारत अमेरिका से बिजनेस डील की समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी कंपनियों के साथ डील रद्द की जा सकती है, ऐसी भी कुछ खबरें चली, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं भाई, वो अभी मामला ऐसा कुछ है नहीं। यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील, इन 4 देशों की चौकड़ी एक साथ आ रही है और दूसरी तरफ ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में लोग अब खुद ट्रंप टैरिफ की आंच महसूस कर रहे हैं। ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, भारत कैसे अपने हितों की रक्षा करते हुए ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे रहा है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए कि कैसे मोदी और भारत को घेरने निकले ट्रंप खुद फंस गए। भाई, ट्रंप दुनिया को धमकी देते रह गए। इधर भारत, चीन और रूस ने अलग ही फ्रंट खोल दिया है। आप देखिए कि आज क्या गजब की हलचल मची हुई। आज ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन घुमा दिया। पुतिन और पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। यानी दुनिया के 3 बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट बैक टू बैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में छाती पीट रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। यहां पुतिन उनसे लोड ही नहीं ले रहे, वो मोदी से बात कर रहे हैं, जिनपिंग से बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अकेले पड़ते जा रहे हैं और अब वो हो रहा है जो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत के समर्थन में चीन आ गया। यह हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, चीन तो अब पीएम मोदी का वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होगा। एससीओ समिट के लिए चीन पीएम मोदी का वेलकम करता है। एससीओ समिट एकता, आपसी सहयोग और दोस्ती की मिसाल होगा। यानी चीन भाई नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए बिछा जा रहा है कि हम आपका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मैसेज देख रहे हैं, चीन कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल निमंत्रण भेजकर पीएम मोदी का वेलकम कर दिया है कि हम तैयार हैं बॉस, आइए। यह बहुत बड़ी घटना है वर्ल्ड लेवल की। चीन में तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। चीन के मीडिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर आर्टिकल छपे जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के रिश्तों के बीच आ रही गर्मजोशी से पता चलता है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। चीन और भारत जिन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है तो यह चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एससीओ के जरिए मजबूत होता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के विकास को फायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। जैसा कि हिंदुओं में एक कहावत है कि आप अपने भाई की नाव पार लगाओ, आपकी नाव भी किनारे पहुंच जाएगी। ट्रंप ने गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि भारत और चीन तो पास आएंगे नहीं, मैं भारत को थोड़ा सा टाइट करता हूं, बाद में चीन को देख लूंगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं बॉस, और भारत की इकोनॉमी को जो इन्होंने बना रखा है, जिसे राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप डेड बता रहे थे, उस इकोनॉमी की दुनिया में चर्चा है। चीन को भी पता है कि अगर चीन और भारत, कई दिक्कतें हैं, हो सकता है आगे भी आएंगी, लेकिन अगर उन दिक्कतों के बीच भी एक रिश्ता बना लिया तो भाई ये ऐसी जोड़ी बन जाएगी, स्पेशली रूस को भी मिला दीजिए, ऐसी तिकड़ी बन जाएगी कि पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हिल जाएगा। ट्रंप अपने फैसलों की वजह से न सिर्फ ग्लोबली फंसते जा रहे हैं बल्कि अपने घर में गिर गए। खास तौर पर भारत और चीन के संबंधों से अमेरिका में हलचल तेज हो गई। अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत और चीन करीब ना आ जाए। अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन को मानता है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूरी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ संवाद करते हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। देख रहे हैं भाई का टोन बदलने लग गया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुल के बात करते हैं, आगे भी करेंगे। अब अमेरिका ईमानदार डायलॉग की वकालत करने पे आ गया है। यह होता है मैसेजिंग का असर। पीएम मोदी के चीन जाने की खबर का यह असर अभी शुरुआती है बॉस। अभी मोदी चले गए और यहां पुतिन आ गया। ये भाई का जो चेहरा टमाटर जैसा लाल दिख रहा है ये सफेद पड़ जाएगा। ट्रंप की बात कर रहा हूं। ट्रंप सोच रहे थे कि पूरी दुनिया उनके सामने झुक जाएगी। भारत अड़ के खड़ा हो गया, उसके बाद बाकी देश भी साथ आने लगे। ये ट्रंप के लिए झटके से कम नहीं।
पीएम मोदी, पुतिन और चीन की तिकड़ी से ट्रंप पहले से परेशान। अब तो 2 और खिलाड़ी पीएम मोदी की टीम में आ गए। आप देखिए कि ट्रंप के टैरिफ से ब्राजील भी चिढ़ा हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की, टैरिफ के खिलाफ एकजुट होने पर उनकी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, नेतन्याहू भी पीएम मोदी से बात करने वाले हैं। जो इजराइल के नेतन्याहू भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। यानी हालत यह हो गई है कि ट्रंप पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कोई है ही नहीं है साथ में। उधर भिखारी मुनीर दिखता है कटोरा लिए हुए। अब नरेंद्र मोदी पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं अरे जिनपिंग भी खड़ा है, अरे पुतिन भी खड़ा है, अरे देखें, अरे लूला डी सिल्वा भी आ गया, अरे देखो और कौन, देखो ये भी आ गया, नेतन्याहू भी आ गया। ये माहौल हो रखा है। यानी आप सोचिए कि ट्रंप अपनी हरकतों से दुनिया के बड़े देशों को एकजुट करने का होने का मौका दे रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि चीन कभी भारत के सपोर्ट में ऐसे बिछ जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि ब्राजील जैसा देश ट्रंप को चुनौती दे सकता है? भारत, रूस, चीन और ब्राजील की चौकड़ी ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने अपने स्तर से ट्रंप को संदेश दिया जा रहा है। ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशानी ब्रिक्स देशों से थी। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे कि वो ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन ट्रंप जो चाहते थे उसका उल्टा हो रहा है। ट्रंप की धमकियों से ब्रिक्स देश एकजुट हो रहे हैं। ब्रिक्स के 4 सबसे बड़े देश भारत, रूस, चीन और ब्राजील ही तो हैं। इन चारों ने ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देखिए कि भारत कह रहा है कि ट्रंप का टैरिफ एक तरफा फैसला है। चीन कह रहा है कि ट्रंप यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है, भारत ठीक बोल रहा है। ब्राजील ने कहा कि ब्रिक्स देशों को साथ आ जाना होगा। रूस ने कहा कि अमेरिका की धमकियां नहीं चलेंगी। यानी यह चौकड़ी बन गई और जिस संगठन को ट्रंप डॉलर के लिए खतरा बता रहे थे, अब वही संगठन एकजुट होता जा रहा है। यह सब देखकर ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई। ट्रंप ने फिर से भारत को धमकी दी। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत पर 50% टैरिफ के बाद ट्रेड डील को लेकर बातचीत की उम्मीद करते हैं क्या? इस पर ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड डील पर बात नहीं होगी। यानी ट्रंप अब ट्रेड डील को हथियार बनाकर टैरिफ के मुद्दे को हल करने की धमकी दे रहे हैं। एक बार ट्रंप को सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये टैरिफ के मामले में चल क्या रहा है। Mr. President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर से अरबों डॉलर अमेरिका में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के टैरिफ की मार अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रही है। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप सरकार की पोल खुल गई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से डेमोक्रेट मेंबर ने पूछा कि टैरिफ का बोझ किस पे पड़ रहा है, कौन टैरिफ दे रहा है, बताओ ना। जवाब में ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से हैं, वो अलबलाने लग गए कि क्या ही जवाब दूं। देखिए कैसे माहौल बन गया है। वहां रगड़ दे रहे हैं वहां के नेता ही ट्रंप के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, वो टैक्स भरेगा कौन? यानी अमेरिका की जनता ट्रंप के टैरिफ का बोझ उठा रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा रही हैं। अमेरिका में लोग खुद शॉपिंग सेंटर और बड़े बड़े स्टोर में जाकर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। आप भी देखिए कि वॉलमार्ट स्टोर में पहले के मुकाबले चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। वहां लोग दिखा रहे हैं कि देखो कैसे जो प्राइस टैग लगा होता है उसमें नीचे दाम लिखा था, उसको फाड़ के ऊपर नया महंगा दाम लिख दिया गया। देखिए पब्लिक वीडियो बना बना के डाल रही है अमेरिका में। और जो हमने पाठशाला में आपको बताया था वही अमेरिका में दिख रहा है। पब्लिक वीडियो बना बना के डाल रही है बॉस कि $11 की चीज अब $12 की हो गई है। $19 का बैग अब $25 का मिल रहा है। ऑलमोस्ट $4, $5 हर चीज में कीमत बढ़ गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सनक का असर और उसका खामियाजा अमेरिकी पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ उन चीजों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में बनती हैं या अमेरिका में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ, जो अभी आप देख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। $30,000 सालाना आय वाले 64% लोगों ने कहा कि बढ़ती कीमत से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल।
ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिकी कंपनियों की भी हालत खराब है। फोर्ड मोटर जो अमेरिका की बड़ी कार कंपनियों में से एक है, उसे ट्रंप के टैरिफ की वजह से मोटा नुकसान हो रहा है। वो भी तब जब फोर्ड दूसरी कार कंपनियों की तुलना में सबसे ज्यादा गाड़ियां अमेरिका में ही बनाती है, फिर भी उस पर टैरिफ लग रहा है, जिससे फोर्ड को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि फोर्ड ने पिछले साल अमेरिका में 18 लाख गाड़ियां बनाई। फोर्ड के प्लांट में 57,000 अमेरिकी लोग नौकरी करते हैं। पिछले 3 महीने में फोर्ड ने टैरिफ के तौर पर $800 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए चुकाए। टैरिफ की वजह से फोर्ड के मुनाफे में $3 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आएगी। फोर्ड का मानना है कि ट्रंप का टैरिफ कंपनी के लिए बड़े झटके की तरह है और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो पैर पटकेंगे, दुनिया हिल जाएगी। अरे दुनिया नहीं हिल रही बॉस। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं मैं आऊंगा, मैं अभी और टैरिफ लगा दूंगा, मैं हिस्सा कर दूंगा, मैं हिस्सा कर। अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, समझ जाओ अभी। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताता हूं पीएम मोदी का सनातनियों को नया गिफ्ट। राम मंदिर के बाद अब वो भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया कि मन देखिएगा तो गदगद हो जाएगा। बिहार में वो मंदिर बनवा रहे हैं पीएम मोदी जो बंगाल में ममता दीदी की नींद उड़ा देगा क्या? अब इसका चैप्टर खोलता हूं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही नरेंद्र मोदी देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने में जुटे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ का जीर्णोद्धार और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया। और अब पीएम मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य जानकी मंदिर बनवाने का काम शुरू करवा दिया, जिसका आज अमित शाह ने भूमि पूजन भी कर दिया। इस जानकी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसे अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यानी पहले राम मंदिर बना, अब माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और इसके पूरे परिसर को भी राम मंदिर परिसर की तरह ही विकसित किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा। इससे सनातनी श्रद्धालु गदगद है, लेकिन मोदी के विरोधियों को इसमें भी दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से ठीक पहले मोदी सीता माता का मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? अरे तो आप बनवा देते इतने सालों में। बिहार में सीता माता का मंदिर बनता देख बंगाल में ममता बनर्जी को भी बेचैनी हो रही होगी। इसकी भी वजह है जो आगे बताऊंगा। लेकिन सीतामढ़ी में सीता मंदिर की पौराणिक मान्यता क्या है, माता सीता का यह मंदिर कितना भव्य होगा और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। जय सीता, जय जय मां सीता, जय सीता, जय जय मां सीता। आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। सीतामढ़ी नगर वासियों का बहुत बहुत इसमें उत्साह और लगन की फक्र की बात है। पीएम मोदी ने माता सीता का भव्य मंदिर बनवाने की शुरुआत करके करोड़ों सनातनियों का दिल खुश कर दिया। लेकिन इससे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूर परेशान हो, क्योंकि ममता बनर्जी कई बार दावा कर चुकी हैं कि पीएम मोदी जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में माता सीता की मूर्ति न होने पर भी ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी कहती रहती हैं कि माता सीता का असली सम्मान तो सिर्फ वही करती आई हैं, इसलिए जय सिया राम बोलती है। ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि मोदी और बीजेपी वाले श्री राम को माता सीता से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए जय सिया राम कहने से बचते हैं। लेकिन बिहार में राम मंदिर जैसा भव्य माता सीता का मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाकर पीएम मोदी ने बंगाल तक मैसेज दे दिया है कि ममता दीदी का जो नैरेटिव था तो वो सही नहीं था। पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही भव्य होगा, जो मां सीता की जन्मभूमि को नई पहचान देगा। मां जानकी मंदिर बनने के बाद कैसा दिखेगा, आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा लीजिए। मंदिर के डिजाइन का यह 3D मॉडल बिहार सरकार ने जारी किया है। इसका डिजाइन राम मंदिर से काफी मिलता जुलता है। जानकी मंदिर की ऊंचाई राम मंदिर से 5 फीट कम होगी। यह मंदिर 151 फीट ऊंचा होगा। जानकी मंदिर का डिजाइन भी प्रसिद्ध वास्तुकार पीयूष सोमपुरा ने तैयार किया है, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। अयोध्या में राम मंदिर की तरह जानकी मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में होगा।
राम मंदिर की तरह ही जानकी मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी बलुआ पत्थर इस्तेमाल होगा। जानकी मंदिर में भी गर्भगृह, यज्ञ मंडप, परिक्रमा पथ होंगे। धर्मशाला, सीता वाटिका, भजन संध्या स्थल समेत पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जानकी मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को सड़क और ट्रेन से सीधे जोड़ा जाएगा। पुनौरा धाम के पुनरुद्धार के बारे में सुनकर साधु संतों से लेकर आम लोगों में गजब का उत्साह है। एक मान्यता है कि नेपाल के जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ था, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी को भी माता सीता का पौराणिक जन्म स्थान माना जाता रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा जनक ने जब अकाल से पीड़ित अपनी प्रजा को बचाने के लिए जिस भूमि पर हल चलाया था वो सीतामढ़ी की भूमि थी। हल के जिस नुकीले भाग को सीत कहा जाता है वो भाग जमीन में दबी धातु से टकराया, जिसके बाद खुदाई करने पर धरती में दबे कलश से एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। सीतामढ़ी के जिस स्थान पर देवी सीता का प्राकट्य हुआ था, यानी जहां वो प्रकट हुई थी, उस स्थान का नाम पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम के पास देवी सीता को पहली बार जहां रखा गया, स्नान करवाया गया, वहां प्राचीन जानकी मंदिर मौजूद है, जिसके पुनरुद्धार का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। पुनौरा धाम के पुनर्विकास और मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। माता सीता का मंदिर और इसका परिसर कुल 67 एकड़ में होगा, जिसके लिए करीब 890 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसमें 137 करोड़ रुपए पुराने मंदिर और परिसर के विकास पर खर्च होंगे और 728 करोड़ रुपए पर्यटन से जुड़ी विकास योजनाओं पर खर्च होंगे। वैसे तो दुनिया में माता सीता के कई मंदिर हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक सीतामढ़ी का मंदिर भी है, जिसका पीएम मोदी जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। नेपाल के जनकपुर में भी मां सीता का एक मंदिर है, जिसे सीता जी का जन्मस्थान माना जाता है। इसे जनकपुर धाम के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के करनाल जिले में भी प्रसिद्ध सीता माई मंदिर है। यह मंदिर करनाल के सीता माई गांव में है। माना जाता है कि यहीं पर माता सीता धरती में समा गई। इसके अलावा श्रीलंका में भी प्रसिद्ध सीता अमम्मन मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर उस जगह पर है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। यह मंदिर नदी के किनारे मौजूद है, जहां विशाल पैरों के निशान हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि भगवान हनुमान के पैरों के निशान। तो अब भव्य राम मंदिर के बाद भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है।